वह 21 साल का था और मैं 38 साल की थी। आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिला-हिलाकर जगा रहा है। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में तो थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर रही थी। मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप सोने की एक्टिंग करके लेटी रही और वह अपनी मनोकामना पूरी करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके सोती रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्चना स्टोरी चैनल और हमारी एक और रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रीता है और अभी मेरी उम्र 38 साल है। मैं एक आश्रम में रहती हूँ। अब देखा जाए तो मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि मैं किसी आश्रम में रहूं, मगर मेरे बेटे और पति के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ा। मेरा बेटा ही मुझे यहाँ पर छोड़कर गया। यहाँ तो सारे बूढ़े लोग हैं और मैं उन सबसे छोटी हूँ, तभी तो मेरे बाल भी औरों से ज्यादा काले हैं। कल मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो मैंने अपने वार्डन से डॉक्टर के पास जाने की बात की। उसने एक लड़के को बुलाया और मुझे उसके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। हमारे आश्रम में अपना कोई डॉक्टर नहीं है। आश्रम ने बाहर एक डॉक्टर से कांटेक्ट कर रखा है, इसलिए मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। रास्ते में 4-5 बार ऐसा हुआ कि वह जानबूझकर एकदम से ब्रेक लगा देता, जिस वजह से मैं उसकी पीठ से टकरा जाती। पहली बार ऐसा हुआ तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, पर वह बार-बार ऐसा करता रहा। शायद वह लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा था, या फिर शायद उसे ऐसा करने में कुछ आनंद मिल रहा होगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से चेकअप करवाकर मैं वापस अपने आश्रम में आ गई थी। दवा से कुछ राहत नहीं मिली, पर शाम को मेरी तबीयत कुछ और ज़्यादा बिगड़ गई। वार्डन ने मुझसे पूछा अगर मुझे कोई मेरी सेवा करने वाला चाहिए तो मैं बता दूं। मैंने उन्हें कहा कि अगर कोई हो तो भेज दें। थोड़ी देर बाद वही लड़का फिर से आया जो सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने खाने के लिए मुझे दवाई दी, मुझे खाना लाकर दिया और रात को मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर लगाकर सो गया। उन दवाइयों में शायद नींद की गोलियां भी थी, जिन्हें खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। रात गुजर रही थी, तभी आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिलाकर जगा रहा है। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह लड़का मेरे ही बिस्तर पर बिल्कुल मेरे पीछे आकर बैठ गया है और मेरे कपड़े नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मन में आया कि शोर मचा दूं और उसके मुंह पर एक कसकर जोरदार तमाचा मार दूं, मगर ना जाने क्यों मैं फिर भी चुप रही। शायद कुछ ऐसा था जिस वजह से मेरा मुंह न खुला और मैं चुपचाप पड़ी रही। वो बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर पा रही थी। बेशक मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी चुपचाप सोने की एक्टिंग करके लेटी रही। वह अपनी मनोकामना पूरी करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके लेटी रही। फिर सुबह वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। उसने मुझे सुबह की दवाई खिलाई और मेरे खाने पीने का उसने खूब ख्याल रखा। दिन में वह मेरे बेटे की तरह मेरी सेवा करता था और रात को उसका दूसरा रूप मुझे देखने को मिलता था। 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं यह दवाई का असर था या फिर कुछ और, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उस लड़के का काम खत्म हो गया था और वार्डन ने उसको जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह किसी दूसरे सेवक संस्था से आया था। उसके चले जाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस रात मैं 2 से 3 बार नींद से जागी कि शायद वह आ जाए। अगले दिन मैंने अपने वार्डन से फिर कहा, मुझे अभी भी कुछ समस्या है। मुझे रात को उठ-उठ कर दवाई लेनी पड़ती है। आप उस लड़के को बुला दें। मगर उस शाम वार्डन ने मेरे लिए कोई लड़की बुला दी। लड़की ने मेरा अच्छा ख्याल रखा, मगर मुझे जो चाहिए था वो मुझे उस लड़की से नहीं मिला। कुछ दिन बाद एक दिन वह लड़का फिर से हमारे आश्रम में आया और मुझसे भी मिलकर गया। बाहर लॉन में बैठकर हमने खूब सारी बातें की। मैंने उसे बता दिया कि उसने मेरे साथ क्या-क्या किया। वह मुझे पहली ही रात पता चल गया था।
अब जब सारी बात खुल गई तो वह मुझसे बोला, आंटी आपके पास मोबाइल नहीं है? अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन हो तो हम एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। मैंने अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि मुझे एक स्मार्टफ़ोन चाहिए ताकि मैं फ़ोन पर भजन कीर्तन देख सकूं। मेरा बेटा मुझे फ़ोन देकर चला गया। मैंने वार्डन से बोलकर उस लड़के को फिर से बुलवाया। लड़का मुझसे मिलने आया और मुझे फ़ोन के सारे फंक्शन समझा दिया। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी, तो मैंने खुद भी अपने फ़ोन पर कुछ न कुछ सीखती रहती। धीरे धीरे मुझे फ़ोन के बहुत सारे फंक्शन समझ में आ गए। कभी कभी रात को मैं उस लड़के के साथ वीडियो चैट भी किया करती। इसमें मुझे बहुत आनंद आता था और मेरा समय अच्छा गुजरता। मुझे अब अधूरापन और खालीपन नहीं लगता था और अनोखे सुख की प्राप्ति होती। मैं फ़ोन में इंटरनेट का भी प्रयोग करती। बहुत सारे वीडियो और मूवी देखकर टाइम पास करती रहती थी। एक दिन मैं खाली बैठी थी और किसी सोच में डूबी थी कि तभी मुझे मेरे अतीत की बातें याद आने लगी। वह भी क्या दिन थे जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर कदकाठी रूप रंग की मालकिन थी। सारे गांव में सबसे खूबसूरत मैं ही थी। अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का ही एक लड़का मुझे पसंद आ गया था, मगर बात गांव की थी तो गांव में कहाँ इतनी छूट होती है कि आप स्कूल में किसी को पसंद करो और उसे अपने प्रेम का इजहार करो। वह तो एक दो बार बहुत मुश्किल से मौका मिलने पर बस इतना सा हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था। बस इससे आगे और कुछ नहीं हो सका। उसने बहुत बार कहा था कि चलो कहीं मिलने का प्लान करते हैं। मेरा भी मन बहुत चाहता था कि मैं उससे मिलूं, ढेर सारी बातें करूं, उसके साथ प्यार भरे पल गुजारूं। पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई। पास के गांव में मैंने 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं हो गई तो घर वालों ने शादी की बात भी शुरू कर दी। फिर एक वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई। मगर मैंने सुहागरात से पहले तक अपने पति को नहीं देखा था। उसकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। जब पहली रात को वह आए और मेरा घूंघट उठाकर देखा तो वह जितना खुश हुए, मैं उतना ही मायूस हो गई। मेरे पति में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उसे मेरे बराबर लाकर करे। ना रंग, ना रोब, अकल शकल बिल्कुल बेकार और बेढंगा सा। बस एक ही बात थी कि लड़के की शहर में अपनी दुकान है और वहां पर टीवी रिपेयरिंग का काम करता है। उस रात मेरे पति तो बस आते ही शुरू हो गए। ना कोई बात, ना प्यार। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि जबरदस्ती क्या होती है और कैसे होती है। इसमें कोई प्रेम नहीं था, बस जबरदस्ती ही थी। उसके बाद तो हर रात यही होता था। रोज रात को ही वे दारू पीकर आते और फिर वही करते। शादी के 3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और अगले साल मेरा बेटा पैदा हुआ। सारा घर बहुत खुश था। बहू ने जो पहले बेटे को जन्म दिया, उसके अगले साल बेटी भी हो गई। 20-21 साल की उम्र में ही जब बहुत सी लड़कियों को इस बारे में पता तक नहीं होता, मैं तब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। गांव के उस माहौल में मेरा दम घुटता था, तो मैंने अपने पति के कान में ये बात डालनी शुरू कर दी कि चलो शहर ही चलते हैं, वहीं अपना घर लेकर रहेंगे। पहले तो मेरे पति आनाकानी करते रहे, मगर जब मैंने कहा कि धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शिक्षा के लिए गांव का माहौल ठीक नहीं रहेगा, धीरे धीरे मेरे पति पर मेरी बातों का असर होने लगा था और फिर कुछ दिनों बाद हम शहर आ गए। यहाँ पर एक किराए का घर लेकर हम लोग रहने लगे। जब मैं शहर आई तो फिर मुझे शहर की हवा भी लग गई थी। आस पड़ोस की एक दो सहेलियां भी बन गई। अब मैं सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि सलवार कमीज लहंगा और बाकी सब कुछ पहनने लगी। पति का काम भी अच्छा चल रहा था तो घूमना फिरना बाहर खाना पीना भी खूब होता था। पति के साथ रहकर मुझे भी चिकन मटन खाने और कभी कभी पैक लगाने और सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। मैं भी किसी शादी फंक्शन में एक दो पैक चुपके से लगा लिया करती थी। रात को जब मैं कभी कमरे में अकेली होती तो पति की सिगरेट लेकर एक दो कस मैं भी लगा लिया करती थी। बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था और वे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं और मेरा परिवार सब खुश थे। तभी मेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मेरी सारी जिंदगी का रुख मोड़ कर रख दिया।
एक बार होली वाले दिन हमारी नंद पूरे परिवार के साथ घर आईं। अब होली थी तो सबने एक दूसरे को खूब रंग लगाया और खूब एंजॉय किया। आप सभी तो जानते ही हैं कि नंदोई और सरहज का रिश्ता हंसी मजाक का होता है, और ऊपर से होली का दिन तो बात ही कुछ और होती है। पर मेरे साथ ये बात सिर्फ मजाक तक होती तो ठीक था। जो मेरे साथ हुआ वह मजाक से ज्यादा और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। उस दिन मौका देखकर नंदोई जी ने मुझे रंग लगाने के बहाने पीछे से कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था कि जिस तरह से मुझे पकड़ा है, मुझे रंग लगाने का नहीं बल्कि मेरे साथ बदतमीजी करने का तरीका है। फिर भी मैंने उसे लाइटली ले लिया। मैंने सोचा नंदोई और साले इसका रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर नंदोई जी मुझे पीछे से अपने आगोश में ले लिए और पहले मेरे चेहरे पर और भी मेरी गर्दन पर रंग लगाया। मैं भी जीजा जी छोड़ दो जाने दो की गुहार लगा रही थी, मगर वह कहाँ मानने वाले थे, बल्कि वह तो और श्योर हो गए और आगे बढ़ने लगे। वो बोले, अब नहीं रहा जाता रीता, अब कुछ करने की इजाजत दे दो प्लीज। उनकी बातें सुनकर मैं चुप रही। चुप्पी को उन्होंने मेरी मंजूरी मान लिया, और शायद अगर मैं उस दिन सख्त शब्दों में उनको रोक देती तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। वक्त बीतता चला गया और 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में नंदोई जब भी मुझे मिले या फोन पर उनसे बात होती, उन्होंने मुझे खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करना और अपने जज्बात बताना शुरू कर दिया था। वो इस पर ही नहीं रुके। 1-2 बार जब मैं मिली तो मौका देखते ही मेरे बदन को चूम लेते और फिर बेशर्मी से हंस देते। मैं भी उनकी इस बदतमीजी को नजरअंदाज कर देती थी, पर शायद धीरे धीरे मुझे भी उनकी ये हरकतें अच्छी लगने लगी थी। अगली होली पर नंदोई जी ने हमें अपने घर बुलाया। हम भी होली से एक दिन पहले ही उनके घर पहुंच गए। बस हमारे जाते ही खाने पीने का दौर शुरू हो गया। मर्दों को तो बस चाहिए क्या, दारू और गश्त। अगले दिन होली थी तो मैं जानती थी कि आज नंदोई जी मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हरकत करेंगे, तो मैंने भी उसके लिए अपने आप को साफ किया और भड़कीले कपड़े पहने, जिससे मेरी खूबसूरती निखर कर बाहर आने लगी। मेरे मन में भी कुछ तो था। मैंने भी सोच लिया था कि अगर नंदोई जी आगे बढ़े तो मैं उन्हें नहीं नहीं बोलूंगी, और हुआ भी वही। होली वाले दिन जब नंदोई जी मुझे रंग लगाने आए तो मैं भागकर चली गई। दरअसल मैं खुद भी उन्हें खुल्लम खुल्ला मौका देना चाहती थी। वे भी मेरे पीछे पीछे आए, और जब मुझे बड़े ही बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया तो मैं भी कुछ नहीं बोली, बस अपने आप को उनसे बचाने का झूठ मूठ बहाना करने लगी। जब उन्होंने मेरी तरफ से कोई खास विरोध नहीं पाया तो वह आगे बढ़ गए। अब वे ऐसे मुझसे मिल रहे थे जैसे मुझे कब से पाना चाहते हों। करीब 15 मिनट बाद उन्होंने अपनी मन की करके छत से नीचे की ओर चले गए। मैं वहीं छत पर बैठी रही। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि जो मैंने किया वह सही है या गलत। अचानक इतने में मेरी ननद ऊपर आ गई। पहले तो वह मेरी हालत देखकर चौंक गई। उन्हें देखकर मैंने भी उठकर अपने कपड़े सही किए। मेरी हालत देखकर वह भी समझ गई कि उसके पति ने मेरे साथ क्या किया है। मैं भी नाटक करके हंसने लगी और बोली, दीदी जीजा जी तो बहुत शरारती निकले, मुझे रंग लगाकर धक्का देकर भाग गए। पूछना भी सही नहीं समझा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मेरी ननद सब कुछ समझ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर मैं कुछ बोली नहीं और मुझे अपने साथ लेकर नीचे चली गई। उस दिन फिर कुछ खास नहीं हुआ। रात को सब हाल में सोए। नंदोई जी ने मेरे पति को खूब शराब पिलाई और आधी रात के बाद उठकर वे मेरे पास आए। हम दोनों आपस में मगन थे। उधर मेरे पति और मेरी ननद दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर सो रहे थे। सारी रात नंदोई जी ना तो खुद सोए और ना मुझे सोने दिए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर मेरे नंदोई जी ने मेरे साथ जो किया था उसकी आदत सी हो गई थी। फिर इसका गलत असर मेरी जिंदगी पर पड़ा कि पड़ोस के ही एक लड़के से मेरी गलत संबंध बन गए। मगर कहते हैं ना कि गलती कभी छुपती नहीं, एक ना एक दिन उजागर होती है। मेरे गलत संबंधों का पता शायद मेरे पति को भी हो गया था। उन्होंने सीधा तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर घुमा फिराकर उन्होंने बहुत बार मुझे समझाया, बीच बीच में झगड़ा भी किया।
डांटा भी और मारपीट भी, मगर मुझे तो इसकी लत लग चुकी थी। एक बार अगर शराब या नशे की लत लग जाए तो शायद छुटा दी जाती है, लेकिन जिस्म की लत ऐसी होती है कि कभी नहीं छूटती। अपने पति के लाख समझाने के बाद भी मैं नहीं सुधरी। सुधरती थी भी कैसे? मैं तो सुधरना चाहती ही नहीं थी। इसी वजह से मेरे पति ने बेहिसाब शराब पीनी शुरू कर दी। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे, मगर पति तो रोज रात को बाहर से नशे में धुत होकर आते थे। फिर एक बार उनके एक दोस्त ने नशे की हालत में घर छोड़ने आया। बिस्तर पर उन्हें लिटाते वक्त वह मुझसे जरा सा टच हो गया। मैं तो कुछ नहीं बोली, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, आंखों आंखों में हमारी बात हुई और उसने मुझे वहीं मेरे शराबी पति के साथ ही बिस्तर पर गिरा दिया। मैं भी चुपचाप लेट गई। उसके बाद यह रोज का काम ही बन गया था। पहले एक था, फिर दो, फिर तीन हो गए। मेरा पति नशे में धुत होकर सोता रहता और मैं उसकी बगल में ही अपने मन की करती रहती। मगर मैंने कभी इस काम के पैसे नहीं लिए, बस प्यार मोहब्बत की चाह में ही मैंने ऐसा किया था। बेटा इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था और बेटी वकालत पढ़ रही थी, मगर मेरी चाहत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरी चाहत और भी ज्यादा बढ़ती ही गई। मेरी इन हरकतों के बारे में मेरे बच्चों को भी पता चल चुका था, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। बहुत से लोग मेरी जानकार थे। कई तो ऐसे थे जो मेरे पति से अपना टीवी ठीक करवाने आते थे और रात को मेरे पास ही रुक कर जाते थे। अब मेरे बच्चों को भी शर्म आने लगी थी कि मोहल्ले वाले उनकी माँ के बारे में क्या-क्या बातें करते हैं। तो हमने अपना घर बदल लिया, फिर कुछ लोन लेकर और 4 पैसे जोड़कर हमने अपना घर खरीद लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बेटे की नौकरी मिल गई। पति ने भी किराने की दुकान शुरू कर दी। जब टीबी का काम बंद हुआ तो घर पर आने वाले लोग भी बंद हो गए। मेरे लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई। अब पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ बाहर के लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था। मेरे पति जब भी कहते, और बेशक मेरा भी मन होता, मगर मैं उन्हें हमेशा मना ही कर देती थी। पिछले 20 साल से अपने पति के साथ मैं बोर हो चुकी थी। मुझे तो हर रोज नई नई चीजें, नए एहसास चाहिए थे। मुझे लगने लगा जैसे मैं घर में कैद होकर रह गई हूँ। पति और बेटा तो सुबह ही काम पर निकल जाते, बेटी कॉलेज और मैं घर पर अकेली उनकी रोटी पानी का इंतजाम करती। फिर मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा। इस वक्त मुझे अपनी एक सहेली की याद आई। मुझे पता था कि वे क्या करती है। मैंने उसे अपने मन की इच्छा बताई तो वह बोली, अरे यार, अब इस उम्र में तुझे कौन पसंद करेगा। मैं मानती हूँ तू सुंदर है, तेरा फिगर भी अच्छा है, मगर अपनी उम्र भी तो देख। हर कोई 18 से 20 साल की उम्र ही चाहता है, उसे 38 साल में क्या मिलेगा। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर तू कहे तो तेरी बेटी के लिए मैं कुछ इंतजाम कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी को अपने जैसा बनाना चाहती है, मगर मैंने फिर भी उससे कह दिया कि देख लेना, अगर कोई मिल जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मन की शांति चाहिए। कुछ दिन ऐसे गुजरते रहे, तभी एक दिन उसका फोन आया। उसने बताया कि 4-5 कॉलेज के लड़के थे, उनको एक अनुभवी आंटी चाहिए थी। अब बस मेरा काम बन गया। मैं पूरी तरह से सज धज कर गई थी। मेरा इस तरह गया पहला अनुभव। कॉलेज के 5 लड़के थे जिनकी उम्र लगभग 20 से 24 साल के बीच की होगी। अभी 10 मिनट पहले मैं सबकी आंटी जी थी। हर कोई मुझे प्यार और सम्मान से बुला रहा था, मगर मुझे अब इन सब की आदत थी, तो मैंने किसी का बुरा नहीं माना। सब कुछ बीत जाने के बाद जब मैं घर पहुंची तो बहुत बरसों बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ। घर जाते ही मैं सो गई और शाम के 6 बजे सोकर उठी। एक दिन पति ने कहा कि उन्होंने हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। चलो, मैं सास बनने जा रही थी। बात आगे बढ़ी। लड़के वाले हमारे घर आए। बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के की माँ नहीं थी, इसलिए उसने मेरे पाँव छुए, मगर जब मैंने उसे अपने गले लगाया तो मेरे मन में उसके लिए एक अलग ही फीलिंग आई। लड़के को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आया। दोनों घर वालों की सहमति से सब कुछ ठीक ठाक रहा। बेटी की भी शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन मुझे समधी जी ने फोन करके बुलाया। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पर थी।
मैं तो अपनी आदत से मजबूर थी। मैं अनैतिकता की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। इस बात का पता मेरे बेटे को चल गया। हमारे घर में खूब झगड़ा हुआ और उसके बाद मेरे बेटे और पति ने मुझे यहाँ आश्रम में छोड़ दिया। मैं अभी यहाँ पर एक कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। बीच बीच में एक लड़का आया था जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया है, मगर वह भी रोज कहाँ आता है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं आज आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। मैं 60 साल की नहीं हुई, इस हिसाब से मैं किसी भी आश्रम में नहीं रह सकती, मगर मेरे पति ने आश्रम को काफी चंदा देकर मुझे जबरदस्ती यहाँ दाखिल करवा दिया है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अपनी फैमिली के लिए तरसती रहती हूँ। बाहर जा नहीं सकती, अंदर कोई आता नहीं है। क्या करूं? मेरी यही जिंदगी है और मैं बस यूं ही जिए जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसा भरोगे। पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। ये कहानी उन महिलाओं के लिए है जो अपनी इज्जत और अपने घर परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और अपने सुख शांति के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, हर सीमा लांघ देती हैं। उनका अंजाम ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे डेली आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।